नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में गंगाराम अपनी पत्नी मीरा और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। गंगाराम बहुत ही गरीब व्यक्ति था और उसे अपनी 2 जवान बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी। गंगाराम की बड़ी बेटी का नाम कोमल और छोटी बेटी का नाम कविता था। वे दोनों ही बहुत सुंदर थी। एक दिन गंगाराम अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, बोलो क्या बात हो गई? और आज इतनी जल्दी काम से घर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, मेरी भी सुनोगी या फिर अपनी बकबक चालू रखोगी? अरे आज मुझे महेश बाबू मिले थे और उन्होंने हमारी कोमल के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का बताया है और वो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, पर उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। बस उन्हें तो अपने बेटे अजीत के लिए सुंदर लड़की चाहिए। मुझे सब ठीक लगा तो मैंने महेश बाबू से उन्हें कल घर लेकर आने को कह दिया। अजी, वैसे भी सुंदर बेटियों के अलावा देने को हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। फिर अगले दिन कोमल को लड़के वाले देखने आते हैं और कोमल को देखते ही अजीत शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में कोमल की अजीत से शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन अजीत की माँ मीना देवी बोलती है, अरे बहू तो बहुत चोखी मिल गई, पर साथ में लाई कुछ नहीं। अरे मुझे क्या पता था इसका बाप इतना कंजूस निकलेगा कि बेटी के अलावा कुछ भी नहीं देगा। अरे हम लोग शरीफ हैं इसलिए कोई डिमांड नहीं रखी, पर उन्हें तो समझना चाहिए था ना कि इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ तो खाली हाथ कैसे भेजूं। अरे माँ, ये क्या बोले जा रही है तू? और सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों तू ऐसी बातें कर रही है? अजीत की माँ की बातें सुनकर कोमल को रोना आ जाता है और वो अपनी सासू माँ से बोलती है, सासू माँ, मेरे बाबा इतने अमीर नहीं है कि वो दहेज दे सके और शादी से पहले आपने ही तो कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हाय, अरे देखो, इसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है कि जुबान चलाने लगी। अजीत कोमल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और कोमल से बोलता है, कोमल, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाना और अब रोना बंद करो। कोमल, मैंने तुमसे शादी की और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अब माँ की बातों पर ध्यान मत दो और बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो। इस तरह से अजीत और कोमल की शादी को कुछ महीने हो जाते हैं, पर अजीत की माँ आए दिन कोमल को दहेज ना लाने के लिए ताने देती रहती थी। एक दिन मीना देवी की सहेली कमला उनके घर आती है और मीना देवी से बोलती है, अरे ओ मीना, बहू तो तूने बहुत सुंदर पाई है, पर दहेज में 1 फूटी कौड़ी नहीं लाई है। अरे मैंने तो तुझसे कहा ही था कि मेरी भांजी से अपने बेटे की शादी करा दे, पर तुझे तो ये कंगाल की बेटी पसंद आई। अरे मैं तो कहती हूँ अब भी देरी नहीं हुई है, तू अपने बहू बेटे का तलाक करा दे और मेरी भांजी से अपने बेटे अजीत की शादी करवा दे। फिर देख, तुझे दहेज में कार, एसी, हीरे और सोने के बने ढेर सारे गहने और ना जाने क्या क्या मिलेगा। अरे तुझे क्या ये सब मजाक लगता है? और वैसे भी मेरी बहू पेट से है, कुछ ही दिनों में उसका बच्चा हो जाएगा। अरे चाहती तो मैं भी यही थी कि अजीत की शादी तेरी भांजी से करा दूं, पर मेरी सुनता कौन है। कभी कभी तो मन करता है कि इसे छत से धक्का दे दूं। अरे तो दे दे धक्का, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सबको लगेगा कि पैर फिसलने से बेचारी की मौत हो गई। ऐसा बोलकर कमला वहां से चली जाती है और तभी वहां कोमल आ जाती है। कोमल को देखकर मीना देवी को गुस्सा आने लगता है और वो कोमल से गुस्से से बोलती है, तू फिर मेरे सामने आ गई? अरे कितनी बार कहा है मुझसे जरा दूर ही रहा कर, पर नहीं, इस कंगले की बेटी को तो मेरे आसपास ही मंडराना है। सासू माँ, अब तो मुझे ताने देना बंद कर दो, अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ, पर आप हो कि ऐसी हालत में भी मुझे ताने कसना नहीं भूलती। अरे बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा बोलकर मीना देवी गुस्से में आकर कोमल को धक्का दे देती है और कोमल फर्श पर जा गिरती है और दर्द से तड़पने लगती है। मीना देवी अजीत को फोन करके घर बुलाती है और अजीत से बोलती है कि फर्श पर पैर फिसलने से कोमल गिर पड़ी। अजीत जरा भी देरी किए बिना कोमल को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में कोमल एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के तुरंत बाद ही कोमल की मौत हो जाती है। कोमल की मौत की खबर सुनते ही कोमल की बहन कविता और उसके बाबा हॉस्पिटल आ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
अब इस नन्ही सी जान का कौन ख्याल रखेगा। कविता बच्ची को गोद में लेती है और बोलती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मीना देवी मन ही मन खुश हो रही होती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा हुआ कोमल मर गई, अब उसकी बेटी को ये उसकी बहन अपने साथ ले जाएगी तो इससे भी मेरा पीछा छूटेगा। और अब तो मैं अपने अजीत की शादी कमला की भांजी से बड़े ही धूमधाम से करूंगी। कोमल मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी और कोमल सब जान गई थी कि मीना देवी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा तो ये सब चल रहा है सासू माँ के मन में। अरे इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरी मौत हो गई और मेरी बच्ची के सिर से माँ का साया हट गया। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये अजीत की शादी करती है। फिर अजीत सभी को अपने साथ घर ले जाता है कि तभी अजीत कविता से बोलता है, कविता मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन यहीं हमारे घर रहकर मेरी बेटी की देखरेख करो। कविता रुकने के लिए राजी हो जाती है और बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। कोमल को मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अजीत जैसे ही ऑफिस से घर आता है कि तभी मीना देवी अजीत से बोलती है, बेटा अजीत आखिर कब तक कविता यहाँ रहकर बच्ची की देखरेख करती रहेगी? अब बहुत हो गया, अब तो मैं तेरी दूसरी शादी करा कर रहूंगी और तेरी बच्ची को भी तो एक माँ की जरूरत है। पर माँ, बस अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैंने कमला से बात कर ली है और कुछ ही दिनों में मैं तेरी कमला की भांजी से शादी करा दूंगी। हाँ बस। कोमल चुड़ैल के रूप में वहाँ खड़ी हुई सब देख और सुन रही होती है और जैसे ही मीना देवी अपने कमरे में जाती है वहाँ कोमल एक डरावनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मीना देवी का गला पकड़ लेती है। अरे मर गई रे, मर गई रे। अरे 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 ये कमरे में डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बेटा अजीत बचा ले अपनी माँ को। जैसे ही कमरे में अजीत आता है चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे क्या माँ, कोई भी तो नहीं है यहाँ और तू है कि चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने में लगी हुई है। रात ज्यादा हो गई है, तुम सो जाओ और बाकी सबको भी सोने दो। अगले दिन से मीना देवी को सोते जागते खाते पीते हर जगह चुड़ैल नजर आने लगती है। मीना देवी घर में अजीत की शादी की तैयारी शुरू कर देती है कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ए बुढ़िया, ये शादी की तैयारी रोक दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल को देखते ही मीना देवी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। मीना देवी का शोर सुनते ही सभी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल मीना देवी का गला पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है, अगर तूने अजीत की शादी उस कमला की भांजी से कराई तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। तूने मुझे तो मेरी बच्ची से अलग कर दिया, पर अब मैं उसे माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली मौसी से अलग नहीं होने दूंगी। तुम कोमल, तुम कोमल हो, पर तुम माँ को क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का देकर मार डाला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दहेज के लालच में इस बुढ़िया ने मुझे मार डाला। हे भगवान, तुम मेरी दीदी हो और दीदी तुम इतना कुछ सहती रही, कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। कविता, मैंने तुम्हें अपनी बेटी का ठीक से ध्यान रखते हुए देखा है। तुम जितना मेरी बेटी से प्यार करती हो उतना कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अजीत से शादी कर लो। अजीत बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम इस लालची बुढ़िया की चिंता मत करो, इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा देती हूँ। अरे कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे आज शर्म आती है तुझे माँ कहने में। अरे एक औरत होकर तूने ऐसा काम किया। सोच माँ, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुझे कैसा लगता? अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता माँ, क्या पता कल को तू मेरी बेटी को भी मार डाले। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी और ये सब कर बैठी, मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। ऐसा बोलकर मीना देवी जोर जोर से रोने लगती है और कोमल से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। सासू माँ, मुझे लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अगर आप मेरी बहन की शादी अजीत से कर दे तो, और वो भी बिना दहेज लिए। मैं कान पकड़ती हूँ कि आज के बाद दहेज का कभी नाम नहीं लूंगी। मीना देवी की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कोमल चुड़ैल अपनी बहन की शादी अजीत से कर देती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रतौली नाम का एक गांव था।
उस गांव में एक सीमा नाम की औरत रहती थी। उसकी एक 10 साल की बेटी मुनमुन थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। पति शराबी था, जो कुछ वो कमाता था वो सब शराब में उड़ा देता था। घर चलाने के लिए सीमा दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और अपनी बेटी को भी वो अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सीमा खेतों में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। सीमा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ला पैसे दे, मुझे पैसे दे। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? जो तुम कमाते हो वो सब तुम अपनी इस दारू में उड़ा देते हो। एक पैसा नहीं देते मुझे। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, उसका पेट कैसे भरूंगी? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हें किस चीज के लिए पैसे चाहिए, दारू खरीदने के लिए बस। देख सीमा, मुझे गुस्सा न दिला, चुपचाप पैसे दे दे। अगर मुझे दारू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ यहाँ से। घर में तुम्हारे लिए मैं खाना रख कर आई हूँ, जाकर खा लो उसे। देख, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरी इस बेटी को मार दूंगा। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। और मैंने बोला ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ तमाशा ना बनाओ, जाओ यहाँ से। जग्गू बहुत नशे में था। तभी जग्गू की नजर मुनमुन के बालों पर जाती है। मुनमुन और सीमा के बाल बहुत लंबे और काले थे। दोनों माँ बेटी के बाल पूरे गांव में सबसे लंबे थे। पैसे नहीं है तो आ जाएंगे। मैं तेरी इस बेटी के बालों को काट कर बेच दूंगा। फिर मुझे उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे अपनी दारू पीऊंगा। जग्गू तुरंत मुनमुन के बाल पकड़ लेता है। बापू छोड़ो मेरे बाल, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। माँ, मुझे बचाओ। सीमा दौड़कर उसके पास जाती है उसे बचाने। छोड़ो मेरी बेटी के बाल, मैं तुम्हें इन्हें काटने नहीं दूंगी, छोड़ो। माँ, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी, मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। बापू को बोलो ना कि मेरे बाल ना काटे। शोर सुनकर वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी बेटी को बचाते क्यों नहीं? डर के मारे सभी लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। जग्गू को अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती और उसके बाल काट देता है। अपने आप को गंजा देख मुनमुन को सहन नहीं होता और वो तभी दम तोड़ देती है। उसे तड़प कर मरता देख सीमा को बहुत गुस्सा आता है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला, वो भी इन बालों की वजह से। ये लो मेरे भी बाल। जब मेरी बेटी के बाल ही नहीं रहे तो मुझे भी ये बाल नहीं चाहिए। मैं भी अपनी बेटी की तरह गंजी हो जाऊंगी। सीमा भी अपने बाल काट देती है। बाल काटते ही वो उसी कुल्हाड़ी से अपने पति की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और खुद भी दम तोड़ देती है। ये सही नहीं हुआ। हम सबको मिलकर सीमा की मदद करनी चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं मरने के बाद? अब तो बस इन्हें दफन ही कर सकते हैं यहाँ। चलो भाइयों, इन सभी को यहीं इसी जगह गाड़ देते हैं। गांव वाले मिलकर तीनों को वहीं खेत में गाड़ कर चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ 2 चुड़ैल प्रकट हो जाती हैं। वो चुड़ैल और कोई नहीं, सीमा और उसकी बेटी मुनमुन थी। दोनों चुड़ैल गंजी थी। हम दोनों को मुक्ति तभी मिलेगी जब हम दोनों अपना बदला लेंगे इन गांव वालों से। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक कहा ना बेटी? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर बदला लेंगे। मुनमुन चुड़ैल नाई की दुकान से एक उस्तरा चोरी करके ले आती है और उसे अपनी माँ के हाथों में थमा देती है। माँ उस्तरा देख सब समझ जाती है। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव की औरत अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए गांव की ओर जाती दिखाई देती है। दोनों चुड़ैल जाकर उसे पकड़ लेती हैं। ये दिन में चांद कब से निकलने लगा, वो भी एक नहीं 2-2। हमें गंजा देख तुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या तुझे ये नहीं दिख रहा है कि हम कौन हैं? हम चुड़ैल है, चुड़ैल। अब हम दोनों चुड़ैल मिलकर तेरा भी यही हाल करने वाली है। हाँ माँ, हमारे बाल नहीं तो हम किसी और के सिर पर भी बाल नहीं रहने देंगी। चलो इसे भी अपनी तरह गंजा बना दे। चुड़ैल, अरे हाँ, तुम दोनों तो बिल्कुल चुड़ैल दिखती हो। अरे दैया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो, मेरे इतने सुंदर बाल मत काटो। दोनों चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। उसे पकड़कर उसके सिर के सभी बाल उस तरह से काट देती है, उसे गंजा कर देती है। जब रूपाली गांव पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। बालों वाली औरत तो मैंने बहुत देखी, पर गंजी औरत मैंने पहली बार देखी है।
कहाँ से आई हो और कौन गांव से हो तनिक बताओ तो। मुझसे भी ज्यादा गंजा इंसान देख आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपना मुंह छुपाती हुई रूपाली अपने घर पहुंचती है। उसे देख उसका पति उसे पहचानने से मना करने लगता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रूपाली, पहचानो मुझे। आए रे, मेरे कितने सुंदर बाल थे, उन चुड़ैलों ने मेरे सभी बाल काट डाले। रूपाली अपने पति को सब बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसका पति उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि औरों की तरह उसे गंजा देखकर उस पर हंसने लगता है। कुछ दिनों बाद दोनों चुड़ैलें आधी रात को गांव में घुस आती हैं और सोते हुए लोगों को गंजा कर देती हैं। माँ, अभी तक हम सिर्फ गांव के आधे लोगों को ही गंजा कर पाए हैं। देखो माँ, इन बालों को, सबके बाल मिलाकर ये कितने सारे हैं। माँ, सच में लोगों को गंजा करने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। अरे बेटी, थोड़ा धीरे बोलो, सुबह होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इन सब के बालों को हम यहीं कहीं गाड़ देते हैं, जल्दी करो, कल हम फिर से आएंगे। दोनों चुड़ैल हंसती मुस्कुराती हुई वहाँ से चली तो जाती हैं, पर सुबह होते ही जब सभी लोग अपने आप को गंजा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है और ये सब हमारे साथ आखिर किसने किया? कोई हमें रात में गंजा कर गया और हमें जरा भी पता नहीं चला। अरे भाई, आदमी तक तो ठीक है, पर गांव की औरतें गंजी होकर बहुत बुरी दिखती हैं। मैं तो पहले भी गंजा था और अभी भी गंजा ही हूँ। मुझे पता है ये सब किसने किया। ये सब उन दो चुड़ैलों ने किया है। देखो, उन्होंने मुझे भी गंजा कर दिया। हम तेरी बात पर भला क्यों यकीन करें? चिढ़ के मारे कहीं तूने तो सभी के बाल नहीं काट दिए। मैं भला क्यों काटने लगी तुम्हारे बाल? मत करो यकीन, मुझे क्या। सभी अलग अलग तरह की बातें बनाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय था। नीलिमा को आज नींद नहीं आ रही थी बाल काटने की खबर सुनने पर, इसलिए वो रात को अपने घर की छत पर टहल रही थी। मेरे ये बाल कितने सुंदर और लंबे हैं, इनका मैं कितना ख्याल रखती हूँ, तभी तो ये इतने लंबे हुए। अगर मेरे भी ये बाल किसी ने काट दिए तो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बाल किसी को काटने नहीं दूंगी। तभी उसे गांव में दो चुड़ैलें घूमती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथों में कटे बाल और उस तरह देख नीलिमा जोर जोर से शोर मचाने लगती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे सब अपने अपने घरों से बाहर निकलो, देखो हमारे गांव में चुड़ैल है, वो भी बाल काटने वाली। शोर सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और दोनों चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माँ, आप क्या करें? इन सब ने हमें देख लिया है, अब सबको पता चल जाएगा कि हम ही ने इन सब के बाल काटे, इन्हें गंजा किया। तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे होते हुए ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके हाथों में बाल और उस तरह देखकर तो यकीन हो गया कि ये सब इन दोनों गंजी चुड़ैलों ने ही किया है। हाँ, हमने ही काटे इनके बाल और अभी भी काटेंगे। रोक सको तो रोक लो। बेटी सभी लोगों को अपना डरावना रूप दिखाकर डराती है। देखा ना, कितनी आसानी से सभी के सामने मैंने इन सभी औरतों को गंजा कर दिया। सत्यानाश हो तेरा ओ चुड़ैल, तेरा हमने क्या बिगाड़ा था जो तू हम सबके पीछे पड़ी है? तू खुद तो गंजी है ही, तूने हम सबको भी गंजा कर दिया। तेरे बाल तो कभी आने से रहे, पर हमारे बाल 2-4 दिनों में फिर से उगाएंगे। माँ, शायद इन्हें ये नहीं पता कि जिसको भी हमने गंजा किया है उसके सिर पर अब कभी बाल नहीं उगेंगे, वो सब जिंदगी भर के लिए गंजे ही रहेंगे। तभी मैं कहूँ कि इतने दिन हो गए, मेरे सिर पर एक भी बाल क्यों नहीं उगा। तभी चुड़ैल रामू काका की बेटी के पास जाती है कि तभी रामू काका उसे रोक देते हैं। रुक जा, मत काट मेरी बेटी के बाल। अगर तूने इसे गंजा कर दिया तो उससे कभी कोई शादी नहीं करेगा, पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है? काका, इन सब की आंखों के सामने मेरा शराबी पति ये सब कर रहा था, पर इनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा हमें बचाने के लिए, इसलिए हम दोनों माँ बेटी इन्हें अपने जैसी सजा देने आए हैं। बेटी, इनके किए की सजा इन्हें मिल चुकी है, पर अब तुम दोनों अपने आप को शांत करो। अगर तुम दोनों ऐसे ही भटकती रही तो दूसरा जीवन नहीं ले पाओगी। चुड़ैल बुजुर्ग की बात मान लेती है और पूरा गांव मिलकर उन दोनों को वापस गड्ढे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद दोनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल